जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का रेलवे एग्जाम्स वाला में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हो, आरआरबी एनटीपीसी का इंतजार था, तो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी तो आ ही चुकी है। साथ में आरआरबी एनटीपीसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपका आ चुका है। और नोटिफिकेशन के बारे में हम सारी चीजें जानेंगे कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, और क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है कि एज में रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो इस नोटिफिकेशन में आपको पता चलेंगी। तो एक बार जल्दी से इस सेशन को, नोटिफिकेशन के सेशन को आप अपने शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके। ठीक है, और हमारे साथ प्रेम सर भी जुड़े हैं, तो चलिए सर। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको एक शॉर्ट के माध्यम से भी बताया था कि रेलवे ने पहले भी शॉर्ट नोटिस थोड़ी देर पहले दिया था कि कल तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और तुरंत नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलो सर, हम जानते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। समय ना खराब करते हुए आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं भाई। तो यहां पर कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 05/2024। 01 था एएलपी, 01 था आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाला, 02 फिर एएलपी टेक्नीशियन, और आरआरबी जेई 03 था, शायद 3 या 4 था, फिर पैरामेडिकल भी था। तो अब आपका एनटीपीसी आ चुका है 05। ठीक है, सो यहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि जिसको हम एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। सो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इसी को एनटीपीसी कहते हैं, है ना। इसको कोई थर्मल पावर प्लांट मत कह देना, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या जानकारियां दी गई हैं उस पर देखेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि आज आ गया, वैसे 13 तारीख में आना था, 14 तारीख में आना था, लेकिन आज ही दे दिया है। कल से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, यानी कि कल से आपके फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो जाएंगे। तो 14 तारीख अर्थात कल से शुरू हो जाएंगे फॉर्म भरने। और सर कब तक भरे जाएंगे? तो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बताया गया है इसमें 13/10/2024, यानी कि पूरे एक महीने का समय है। लेकिन इंतजार मत करना कि एक महीने बाद ही भरेंगे, क्योंकि लास्ट डेट में वेबसाइट चलती नहीं है। कल शुरू हो तो कल ही भर देना। फिर उसके बाद डेट फॉर फीस पेमेंट, क्लोजिंग डेट जो है वो इतनी ही है, 14 से 15 तारीख तक। ठीक है, और उसके बाद आप मॉडिफिकेशन करना चाहोगे तो 16 तारीख से 25 तारीख तक आप कोई भी एरर, कोई भी मॉडिफिकेशन होगा वो आप कर सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो बाद में ही बताई जाएंगी, इन्होंने बोल ही दिया है। ठीक है, अभी ये जो नोटिफिकेशन है ये किस किस पोस्ट के बारे में बता रहा है? तो ये बता रहा है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में। सर ये सारी जो जॉब्स हैं जो लेवल 5 और लेवल 6 की, लेवल 5 और लेवल 6 की है। मतलब हम कह सकते हैं ये ग्रेजुएट लेवल वाली ही पोस्ट अभी आपके यहाँ पर सामने है। यानी कि अभी आपका जो अंडर ग्रेजुएट का है उसका अलग से ही ये देंगे पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर एज वगैरह भी सब कुछ दी गई है। देखिए, सो डिटेल ऑफ वैकेंसीज और एज, एक एक पॉइंट यहां पर पढ़ के बता देते हैं हम आपको। तो डिटेल ऑफ वैकेंसीज कह रहे हैं ग्रेजुएट पोस्ट, ये सारी जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट वाली हैं, यानी कि जो आपके ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है ये वो दी गई है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो पहली पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, लेवल 6 की पोस्ट है। इनिशियल पे 35,400 रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B2, मेडिकल स्टैंडर्ड में बता चुका हूं आपको A2 A1 में क्या होता है, B2 में क्या होता है, और C2 में क्या होता है। ठीक है, 18 से 33 इसमें एज मांगी जाती थी। मतलब पहले जो एज क्राइटेरिया था वो 18 से 33 था। इस बार एज रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का, तो 18 से 36 है जनरल की एज। उसके बाद रिलैक्सेशन है वो कोविड को देखते हुए दिया गया है। कोविड को देखते हुए इसमें लिखा हुआ भी है, इन्होंने ये पॉइंट मेंशन किया है, मैं पढ़ा था अभी। इन्होंने ये पॉइंट नोटिस में सर मेंशन ये रहा, देखो 3 ईयर इज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। हाँ, फिर स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, लेवल 6 पोस्ट है, 35,400 इसका भी इनिशियल है। A2 स्टैंडर्ड चाहिए, 18 से 36 आयु है, 994 पोस्ट इसमें है। गुड्स ट्रेन मैनेजर जो होते हैं लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 आपका जो इनिशियल रहेगा। A2 स्टैंडर्ड है, 18 से 36 इसमें भी एज है, और 3144 यानी कि सबसे ज्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर की ही पोस्ट जो है वो देखने के लिए हमें यहां पर दिखाई दे रही है।
फिर उसके बाद बात करूं तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 आपकी पोस्ट आई है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, 18 से 36 इसमें आयु चाहिए और 1507 यानी कि 1507 इसमें वैकेंसीज है। लेकिन दिल तुमसे मन नहीं कर रहा बात करने का, तुमने एक बार भी सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो यहां पर जितने भी हो कम से कम सेशन को शेयर तो कर दो, है ना, जल्दी से। फिर उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 बेसिक है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, एज 18 से 36, 732 पोस्ट है। टोटल अगर ग्रेजुएट लेवल पर बात करें तो 8,113 पोस्ट है सर, ठीक है जी। अब यहां पर इनको जोन वाइज भी बताया गया है, वो सब हम बताएंगे। मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि वैकेंसीज बाद में इंक्रीज होती हैं, तो अभी 8,000 वैकेंसीज देख करके ये मत सोचना इतनी कम वैकेंसीज है। रेलवे का कैलेंडर अगर देखें सर तो एक तो हर बार आएगा, हर साल आएगा। दूसरी बात यह है कि पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए टेक्नीशियन की, ALP की, सबकी बढ़ाई है इन्होंने, बढ़ाई है, तो बढ़ाएंगे यहाँ पर चांसेस पूरे हैं कि वैकेंसी बढ़े। तो यहां पर वैकेंसीज इसमें भी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो अगर हम इसके अलावा देखें रिजर्वेशन जैसा कि मिलता है SC ST OBC EWS और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन, रिलैक्सेशन जो है एज में वो वेरियस कैटेगरीज को एज एप्लीकेबल जैसा कि दिया जाता है वैसा ही मिलता है। अब यहां पर देखिए इन्होंने ये पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया है क्या कि कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पजेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट on the closing date of online registration, that is candidate waiting for the final result of prescribed educational qualification should not apply। यानी कि अगर लास्ट डेट से पहले 14 तारीख को फॉर्म भरने शुरू है, 13 अक्टूबर से पहले आपका अगर रिजल्ट आ रहा है तो आप एलिजिबल हो, अगर आपका उसके बाद रिजल्ट आ रहा है तो आप एलिजिबल से बाहर हो जाओगे। कहने का अर्थ है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं NTPC के, लेकिन वो ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनकी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जो भी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है वो 13 अक्टूबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा और 13 अक्टूबर तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका रिजल्ट नवंबर दिसंबर में आता है, आपने फाइनल ईयर के पेपर दे दिए हैं, तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, उस पर भी चलते हैं हम आगे, ठीक है। ये तो आपकी जो है वो सारी काम की इतनी नहीं होती हैं, क्या क्या चाहिए वो सब तो फॉर्म भरते वक्त हम आपको बता देंगे, एक डिटेल फॉर्म भर के क्या क्या चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि मतलब आप जो है कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते हो वरना आपको बैन कर दिया जाएगा, कौन कौन से आइटम बैन है, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ एग्जाम पर आते हैं सीधे कि स्टेजेस ऑफ एग्जाम से पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, जी सर। जो भी NTPC का CBT 1 क्वालिफाई करेगा उसके 15 गुना CBT 2 में बुलाया जाएगा, है ना, यही तो कह रहा है बिल्कुल सर। RRB जितने भी बच्चे पोस्ट हैं बेसिकली, तो उन पोस्ट के 15 गुना लगा लीजिए, उतने बच्चे CBT फर्स्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, जो कि CBT सेकंड दे सकते हैं सर। बिल्कुल, तो CBT सेकंड दे सकते हैं। और द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो CBAT होता है, ये किसके लिए होता है, स्टेशन मास्टर के लिए होता है ना। और जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपके 8 गुना बुलाए जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज के, जो CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई करेगा। CBT 1 का 15 गुना और CBT 2 का 8 गुना आप इसमें कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेगेटिव मार्किंग, तो जो आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका 1/3 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आपने गलत किया। मतलब जैसे जनरली 1/4 होती है, लेकिन NTPC में 1/3 होती है, मतलब यानी कि 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन सही भी गलत हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, एक क्वेश्चन आपका चला जाता है। फिर इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो साफ लिखा है, वैकेंसी इंडिकेटेड इन दिस CEN आर प्रोविजनल एंड मे अंडरगो एनी चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में सर घटी तो नहीं है ना। आज तक के इतिहास में नंबर ऑफ वैकेंसीज घटी तो नहीं है, हमेशा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बढ़ी है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगी ही वैकेंसीज, और प्रेफरेंस कैसे देनी है वो मैं आपको अलग से एक सेशन में बताऊंगा कि प्रेफरेंस कैसे भरनी होती है इसके अंदर, है ना। अभी हम आते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मैंने आपको बता भी दिया था
मेडिकल स्टैंडर्ड की मैंने आपको पूरी एक वीडियो कर भी दी है एनटीपीसी के लिए, है ना। आप वो मेडिकल स्टैंडर्ड वाली वीडियो देखना एक बार, क्योंकि यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, इतना समझ नहीं आएगा कि 6/9 में क्या होता है और 6/6 में क्या होता है, 0.6 का SN का मतलब क्या है, उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो करके बताया है कि उसका अर्थ क्या है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अभी बता रहा हूं, रुक जाओ, आ रहे हैं उन्हीं चीजों पर। ठीक है, फिजिकली फिट तो इसमें सभी में मांगते हैं, है ना। तो अब यहां पर हम आ जाते हैं कि जो एज बहुत बड़ी चीज है ना, ये आ जाती है आपकी एज, यानी कि एनटीपीसी की अगर मैं एज की बात करूं तो कौन कौन किस एज में, क्राइटेरिया में जो बीच में आ रहे हैं उनकी हम बात करें। 18 से 36 मांगी गई है ना। जो इन्हें आफ्टर लेना है वो लेना है 1/1/2007। ठीक है, अब मतलब ये समझ लो आप, अगर आप 2 जनवरी 1989 के बाद आपका जन्म हुआ है, यानी कि 2 जनवरी को हुआ, 3 जनवरी 1989 को हुआ, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और 1 जनवरी 2007 से पहले का होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं 31 दिसंबर 2006 में आपका जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 2 जनवरी 2007 है तो आप नहीं भर सकते। ओबीसी में क्योंकि 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये जनरल पे प्लस 3 होगा तो ये 86 तक जाएगा, और ये जनरल पर प्लस 5 होगा तो ये 84 तक जाएगा। तो अच्छा खासा एज मिल रहा है आपको, है ना। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें सर 46 साल तक हो गया, तो कुल मिला के सर जो नहीं 41 साल तक हो गया। कोविड भी है ना सर, तो कोविड से बच्चों को और 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब एक चांस और मिल गया है कई बच्चों को जो कि इस कैटेगरी से बाहर ही हो गए थे। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं 10+2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके साथ, बिल्कुल अलग अलग जो नोटिफिकेशन भी अलग अलग आएगा अभी, इसके बाद 10+2 का भी आएगा और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं आप अलग से। बिल्कुल सर। तो अब यहाँ पे वो एज रिलैक्सेशन के वो ये रिगार्डिंग ही है। वैसे आपने सारा क्लियर करवाई दिया, 35, 38, 40। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सर, यहाँ पे PBAT वाले कैंडिडेट और होंगे, PWBD सॉरी, PWD, हाँ तो वो तो सर उनको मिलता ही, एक्स्ट्रा मिलता है उनको, उनका 10 इयर्स का हो जाता है अकॉर्डिंग टू द, फिर कैटेगरी और इंक्रीज होता है भाई। 500 रुपए का फॉर्म है जिसमें से 400 तुम्हारे वापस आ जाएंगे CBT1 देने के बाद, है ना। वो आते पेपर देना जरूरी है, वो आते खैर 2-3 साल में है, लेकिन आ जाते हैं। ऐसा नहीं है रेलवे तुम्हारे पैसे खाएगा, तुम्हारे 400 रुपए वापस कर देगा जो भी CBT1 देंगे। ठीक है, तो CBT1 देना जरूरी होता है, जो नहीं देते उनका कुछ नहीं आता। ठीक है, उनके 500 के 500 जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि सीरियस कैंडिडेट हमें मिल सके, और बाकी 250 रुपए, मतलब 500-250 फीस होती है इसमें। ठीक है, हम एग्जाम पैटर्न पर एक बार चलते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो हमारा रहेगा वो कैसा रहेगा। एक तो ये नोटिफिकेशन भी भाई साहब 80 पन्नों का देते हैं, कम नहीं होता है इनका नोटिफिकेशन। तो मेन जो चीजें हैं हम उसमें से छाट के बता रहे हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपका एज रिलैक्सेशन है, और एज रिलैक्सेशन के साथ साथ आप का क्राइटेरिया क्या रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेंगे उनके लिए। सर ने पहले भी मैं बता चुका हूं, आप लोग जब नोटिफिकेशन में कुछ कमेंट्स कर रहे थे तब भी मैं आपको बता रहा था, जो मैंने अभी शॉर्ट नोटिस के लिए किया था, कि जो पुलकित सर ने एक इवेंट कर रखा है, आप इजीली सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं मेडिकल के लिए। तो वो कल को फिर से करके बता दूंगा, टेंशन मत लो, एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या रहेंगे फिर बता दूंगा, क्यों फिक्र करते हो। उसके अलावा देखते हैं सर एज जो CBT फर्स्ट है उसमें क्या क्या होगा। तो CBT1 आपका 90 मिनट्स का एग्जाम होता है, जिसमें GA के 40 क्वेश्चन आते हैं, साइंस का बहुत अहम रोल हो जाता है इसमें भी, और मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, कट ऑफ लगती है ना। मिनिमम 33% होगा, लेकिन मिनिमम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें जितने जा सकते हैं हमारे, उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अतुल अभी बता रहा हूं यार, डॉक्यूमेंट्स की बात अभी देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मांगे हैं इसमें, अभी रुक जा, है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से अपलोड करने होते हैं वो सब देख करके बता रहा हूँ मैं, इसमें सब बताया गया है, टेंशन मत ले यार, है ना। 1/3 की 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। फिर आपका CBT2 होगा, CBT2 जो है वो आपका पैटर्न रहेगा। मैथमेटिक्स का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो पूरा ही कंप्लीट सिलेबस है, मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ भी इन्होंने छोड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग सब कुछ ये DI के साथ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, है ना। जनरल अवेयरनेस
वही बोला गया है कि अप टू 10th लेवल की इसमें सारी चीजें आएंगी, है ना। साइंस है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सभी कुछ, मतलब जो आपको पढ़ना है कुछ भी नहीं छोड़ना, है ना। मतलब एनटीपीसी का सिलेबस अगर मैं कहूँ तो भाई यूपीएससी बराबर से ही हो जाता है पूरा जीएस तो सर। और सर जीएस में इतना हो जाता है कि बच्चे कवर नहीं कर पाता, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है बच्चों की। सीबीटी 2 में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। टाइम 90 मिनट है, जीए 50 क्वेश्चन की हो जाती है, मैथ्स और रीजनिंग 35 क्वेश्चन की हो जाती है, ठीक है। टोटल तो 120 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल हो जाते हैं, ठीक है। वही 1/3 की निगेटिव मार्किंग और सेम सिलेबस है, मतलब सिलेबस में कोई भी अंतर इसमें नहीं होता, दोनों के लिए आपको सेम तैयारी करनी है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात अभी आएगी नीचे, तो फिर उसके बाद सीबीएटी होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, ये रहा डीवी। तो डीवी के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए देखो यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो डीवी के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अब इसके बाद बताया गया है, ठीक है। और अब यहां पर देखिए क्या है, मतलब किस पोस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पोस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबके लिए सीबीटी 1 तो हो गई, सीबीटी 2 भी होगा। अच्छा, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसका कुछ नहीं करना, सीबीटी 1 निकालो, सीबीटी 2 निकालो, गुड्स ट्रेन मैनेजर बन जाओ अगर कट ऑफ क्लियर करते हो तो। अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का भी भर रहे हो तो इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर आप चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद कट ऑफ लगेगी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले लो, ठीक है। और उसके बाद स्टेशन मास्टर की बात करूं तो ये भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोगे और फिर सीबीएटी दोगे। ये एक तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट कहलाता है, सीबीएटी को हम साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो कहते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसमें एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, बताया गया है इसमें, ठीक है। अब यहां पर देख लो भैया, स्कैन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अभी लगने हैं। आपका फोटोग्राफ लगेगा, आपके सिग्नेचर लगेंगे, केवल 2 मांगा है। और तीसरा बोला है जो एससी एसटी से है या ओबीसी से है तो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपना जो है वो सर्टिफिकेट, मतलब वही कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो 3 चीजें मांगी है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होंगे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट आप लगाओगे, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड ना शायद जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है, स्टेशन मास्टर होता है, उसके अलावा बाकी सभी पोस्ट में भर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बाकी इसमें डिटेल में जब अभी हम जाएंगे ना, अभी हम जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारा बता देगा, ठीक है। सारी चीजें अभी यहाँ पर हम डिटेल में आपको बता ही रहे हैं, और भी डिटेल में बता दूंगा मैं कि कौन कौन फिजिकली हैंडीकैप में किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि पीएच में भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। और कुछ तो इसमें दिया नहीं गया है इतना, चलते हैं आगे। देखो ये भी वही चीज है कि आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, डायमेंशन दी गई है, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सारी चीजें पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है बचपन का फोटो लगा दो अपना, ठीक है, और क्या हो कि ये मेरे बचपन का फोटो है। एससी का सर्टिफिकेट सेंटर का लगेगा। सर मुझे याद है कि कुछ बच्चे हैं ना, जब लास्ट वाला लोको पायलट का एग्जाम में फाइनल देने गया था, सेकंड वाला, तो उसमें कई बच्चे के जो आधार कार्ड का जो फोटो था इतना पुराना था कि उनको एग्जाम के बाहर खड़ा कर दिया। नहीं देने देते सर वो, उन्हें तो ये लगता है ना तुमने किसी और को भेजा और कुछ बच्चे जो आधार कार्ड लेके गए थे ना, जो स्कैंड वाला लेके गए थे, मतलब जो ओरिजिनल वाला फोटोकॉपी लेके गए थे, उनको भी एग्जाम नहीं देने दिया वहां पे। तो ये सारी चीजें मत करना भाई, ध्यान रखना इन सभी चीजों का, ठीक है। और हॉल टिकट वगैरह वो सब तो बाद की बातें हैं यार, अभी तो फॉर्म भरो पहले, अभी तो तैयारी करो। और इसमें क्या है, आपको जो वैकेंसीज दी गई है जोन वाइज, उस पर एक बार बात कर लेता हूं कि जोन वाइज जो वैकेंसीज हैं वो कितनी कितनी है और कहां कहां से कितनी है, ठीक है। क्योंकि जोन वाइज वैकेंसीज का जानना एक बार बहुत जरूरी है, तो जोन वाइज वैकेंसीज को जान लेते हैं। ये सब सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए गए हैं भैया। ओबीसी का इस फॉर्मेट में चलेगा, अगर इस फॉर्मेट में है तो ही एप्लीकेबल होगा, और इस फॉर्मेट में नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में चाहिए इनको, डिक्लेरेशन भी मांग रहे हैं, ठीक है। सारे फॉर्मेट सेम होने चाहिए इनके अकॉर्डिंग। आपने बनवा रखा है पहले से, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनवा रखा तो इनके अकॉर्डिंग बनवा लो। ईडब्ल्यूएस वालों का ऐसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का स्टेट का अलग होता है और सेंटर का अलग होता है, जबकि बनता एक ही है बस, लेकिन ये मांगते अलग है। तो बनवा लो, बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में बन जाएगा, फिर फॉर्म भर देना पटाख देने, ठीक है। और जो जनरल से हैं उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सीधे उठो और फॉर्म भर दो कल सुबह ही। हाँ, कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, कल से फॉर्म भरने शुरू होंगे, कल सुबह ही भर देना फॉर्म, देरी मत करना। देखो अब यहाँ पर ना सर दिए गए हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है,
अफेक्टेड बॉडी पार्ट वाले कौन कौन से हैं? अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में है, मस्कुलर इसमें है, लेप्रोक्रेसी है ना, मतलब हाँ सब कुछ दिया गया है। सेरेब्रल प्लासी है, एसिड अटैक विक्टिम है, लो विजन, ब्लाइंडनेस, डीफ है ना, हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर आपको पार्किंसन डिजीज है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज है। इसके अंदर अगर आप हो तो ही भर सकते हो, आप ये लगा लो, ठीक है। इससे बाहर का अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप में है तो इसमें नहीं मांगा है, और इसमें आपको दिखाना भी पड़ेगा कितने परसेंटेज का है, ठीक है। और ये होना कब का चाहिए? ये 14 मार्च 2005 के मतलब 24 के अकॉर्डिंग वाले जो क्राइटेरिया आया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो आपके पास है बना हुआ, अच्छी बात है, नहीं है तो इसको बनवा लेना, इसी अकॉर्डिंग बनवाना जो इसमें क्राइटेरियाज दिए गए हैं, अपने अकॉर्डिंग मत ले जाना। फिर बाद में कहोगे कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, अब क्या किया रहे, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद इन सब चीज़ों से बाहर निकाला जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। वैकेंसीज पर आ जाते हैं कि जो जोन वाइज वैकेंसीज आई हैं, बस रुक जा भाई, ये रही जोन वाइज वैकेंसीज। तो जोन वाइज वैकेंसीज यहीं से शुरुआत है। देखो यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप में दिया गया है सर कौन कौन भर सकता है। बिल्कुल। अगर आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है तो कौन कौन भर सकता है? जिनको DHH, OA, OL, MW, LC, DW, AAV मतलब मिलता है, ये भर सकता है, ठीक है। और ऐसे ही मतलब यहाँ पर ना पूरा क्राइटेरिया दिया गया है, आप एक बार देख लेना जो फिजिकली हैंडीकैप है कि आप कौन कौन सा भर सकते हैं, इसमें साफ साफ दिया गया है, ठीक है। हाँ, ओबीसी का तो ऑब्वियस है, नॉन क्रीमी लेयर लगेगा सेंटर वाला, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर बात करते हैं सर। आरआरबी अहमदाबाद टोटल अगर देखें कितनी? 516 एक्स सर्विसमैन के लिए 52 अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं आप कि अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दे रखी हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 202 वैकेंसी है, एसटी के लिए 79, एसटी के लिए 37, ओबीसी के लिए 137, ईडब्ल्यूएस के लिए 61, टोटल वैकेंसी 516 दी गई हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा एक्स सर्विस में 52 वैकेंसी है, और जितनी भी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग वैकेंसी आप देख सकते हैं। स्टेशन मास्टर में डिसेबिलिटी से कोई वैकेंसी नहीं है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी कोई नहीं है, जैसा मैंने कहा भी तुमसे। स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर में डिसेबल कैंडिडेट्स को ये नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि मतलब वो डिसेबल कैंडिडेट हाँ नहीं कर पाते, तो इसलिए उसको नहीं लेते हैं। बाकी जहां पर कर सकते हो आप काम वहां रखा है, जैसे सुपरवाइजर की पोस्ट पे आराम से आप काम कर सकते हो, वहां आपकी वैकेंसीज हैं, या आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे कर सकते हो तो वहां वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अजमेर की सर, तो अजमेर में 132 बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिली है, और सबसे ज्यादा लगभग कंपटीशन रहता है अजमेर का सर, इन जोन का बहुत बढ़िया रहता है अजमेर अहमदाबाद। इस बार बेंगलोर आरआरबी जेई बेंगलोर ने भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, 1,70,000 के आसपास गए हैं, बाकी सब में 29,000 30,000 है। और यहाँ पर भी 496 जो टोटल वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज अगर बात करूँ तो जनरल की 206, एससी 71, और आपकी 36 एसटी के लिए, 134 आपकी ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस 49 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पर बात करें आरआरबी भोपाल तो टोटल 155 वैकेंसीज आरआरबी भोपाल में है। भुवनेश्वर की बात करूं तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है भुवनेश्वर से ही दे दी इस बार, 758 वैकेंसीज भुवनेश्वर में है। बिलासपुर में भी अच्छी वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं, 649 वैकेंसीज है। अच्छा, बिलासपुर में 2 जोन आते हैं, सेंट्रल रीजन और SECR, तो इसमें 2 अलग अलग वैकेंसीज होंगी। सेम चीज चंडीगढ़ नॉर्दर्न रीजन है, अच्छी खासी हाई कट ऑफ जोन है, 410 वैकेंसीज हैं, ठीक है, हाई कट ऑफ जोन है ये, सही। फिर इसमें ओबीसी जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल के लगेंगे, सेंट्रल की जॉब है। तुमने बनवा रखा है सर्टिफिकेट, उसे इसे मैच कर लो, इसने जो फॉर्मेट दे रखा है उससे मैच कर लो, मैच कर रहा है बात खत्म, नहीं कर रहा तो बनवा लो। वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। चेन्नई में देखेंगे 436 वैकेंसी है टोटल। जोन वाइज देख लेते हैं, गोरखपुर में 129 वैकेंसी है। उसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी है गुवाहाटी में 516 वैकेंसी है। उसके अलावा नेक्स्ट जो जोन है जम्मू एंड श्रीनगर 145 वैकेंसी है टोटल। बहुत कम है भाई जम्मू में, तो बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। कोलकाता में वैकेंसी काफी ज्यादा है, 1382 वैकेंसी है सर टोटल।
मुझे सबसे लगता है ज्यादा सबसे फॉर्म ज्यादा भी यहीं कोलकाता पड़ेंगे। में, हाँ सबसे ज्यादा फॉर्म भी यही मालदा में 198 वैकेंसी है, बहुत कम देखने को मिली है। मुंबई के अंदर अगर बात करें तो 827 वैकेंसी है, दूसरी फिर भी हाईएस्ट इसमें है। दूसरी हाईएस्ट इसमें लगभग लग रही है कि इसमें होगी। मुजफ्फरपुर में इतनी 12 आती है, वैकेंसी है, इसमें हमेशा दो ही पोस्ट है दो ना ही बस, पोस्ट हैं। कॉमर्शियल क्लर्क की और सीनियर क्लर्क की है, मतलब हाँ, स्टेशन मास्टर अगर बुक प्रयागराज सेंटर की के। बात करें तो इसमें भी बहुत कम वैकेंसी, बहुत ही कम भाई, 227, उम्मीद से तो बहुत ही बहुत कम है ही यार। कम वैकेंसी है। 227 वैकेंसी है ओनली, पटना 111, 111 वैकेंसी क्या ओनली। होगा भैया पटना वालों, काम कैसे चलेगा ऐसे? वैकेंसी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी मुझे लगा फिर से। आरआरबी रांची रांची, 322, रांची में ज्यादा है भैया पटना से। सिकंदराबाद देखते हैं, सिकंदराबाद में भी काफी 478, औरों के कंपैरिजन में ठीक है। सिलीगुड़ी की बात करें, कंपटीशन इसमें भी खूब ही है, 40 वैकेंसीज हैं। 40 वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। तिरुवनंतपुरम में जो है वो आपकी 174 वैकेंसीज हैं, तो और टोटल तिरुवनंतपुरम में 174 वैकेंसी, अगर टोटल देखा जाए 8113 वैकेंसी है आपकी, जिसमें नोटिफिकेशन हुआ है जारी। बाकी भैया अब देखो, ये आप कौन से इम्पेयर्ड हो यहाँ पर बताया, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, हियरिंग मतलब आपके इम्पेयर्ड के लिए। एब्रिविएशंस बता रखे हैं। देखो मैं बता भी देता हूँ सर, यहाँ पर ना एक में शॉर्ट में अब पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर टोटल दिखा रहा है, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके पास जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 27। जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब कानों की दिक्कत है, उनकी है 63। जो लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी के कैंडिडेट है उनके पास 77 वैकेंसीज हैं। अदर डिसेबिलिटीज वालों के पास 1 वैकेंसीज है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज आपके पास हैं आपको तो 10 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा बीओडी मतलब बैकलॉग अदर डिसेबिलिटीज वाले जो हैं उनकी 1 वैकेंसी है। तो इसकी तैयारी कैसे करी जाए, बात आती है ये कि भैया रेलवे की तैयारी करे तो करे कैसे। तो रेलवे की तैयारी करने के लिए आपके पास बेहतरीन सा बैच है, ठीक है, जो मिलेगा कहां पर, वो मिलेगा आपको फिजिक्स वाला की ऐप पर। तो ये मिलेगा कहां पर, सो ये मिलेगा आपको फिजिक्स वाला की ऐप पर, ठीक है। क्या बैच का नाम है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 टारगेट बैच। कौन सा बैच है, ध्यान से परचेज करना भैया, टारगेट बैच है विद टेस्ट सीरीज, ठीक है। क्लासेस इसकी 16 तारीख से स्टार्ट है, 16 सितंबर से, यानी कि आपकी 16 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट है। और इसका प्राइस भी बहुत मिनिमम रखा गया है, मात्र 999 है ना। सर इसमें पढ़ा कौन कौन रहा है एक बार बता भी दीजिए। तो यहाँ पे बहुत जबरदस्ती फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगी। मयूर सर हैं जो कि आपको जीके जीएस कराएंगे, करंट अफेयर कृति मैम कराएंगी, आपके त्यागी सर ज्योग्राफी त्यागी सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, कराएंगे, रविंदर सर आपको मैथ्स मैथ्स पढ़ा रहे पढ़ाएंगे, होंगे, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, नितिन सोलंकी सर आपको पॉलिटी पढ़ा रहे होंगे, रिया मैम स्टैटिक जीके पढ़ाएंगी, राघवेंद्र सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे, और प्रेम सर आपके साथ खड़े हैं। प्रेम सर आपके लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास साइंस कवर कर रहे होंगे। और आप जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे तो आप महापैक भी ले सकते हैं, क्योंकि महापैक लेने के अपना ही फायदा है। महापैक में क्या है, जब तक आपका एग्जाम होगा, मान लो 1 साल तक, जितने भी बैचेस आएंगे वो बैचेस आप एक बार में ही आपको महापैक के अंदर मिलते रहेंगे। तो अलग अलग बैचेस आपको नहीं लेने पड़ेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस बैच हो, चाहे वो कंप्लीट बैच हो, महापैक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो पुराने बैच हैं वो भी, और नए बैच हैं वो भी, है ना। उसके अलावा हमारी क्लासेस जो है वो YouTube पर भी चलती हैं, ठीक है। एनटीपीसी की बेहतरीन क्लासेस YouTube पर चल रही हैं, एनटीपीसी की बेहतरीन YouTube क्लासेस आपकी चल रही हैं भाई साहब। क्या चल रही है, एनटीपीसी की बेहतरीन YouTube क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। आप इन क्लासेस को लेकर के अपने बेहतर कर सकते हो, जो कि रेलवे एग्जाम्स वाला पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये चल रही है बेटा, बिल्कुल फ्री जिसको कहते हैं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स मयूर सर, 8 बजे साइंस प्रेम सर, 9 बजे जीके जीएस नितिन सर, 10 बजे रीजनिंग मेरे द्वारा, और 11 बजे मैथ्स जो है वो रविंदर सर के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए सर, तो मुबारक हो आप सभी को एनटीपीसी की वैकेंसीज, ठीक है। अब पढ़िए मेहनत से, और बाकी जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे। उसके अलावा जो भी आपकी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, क्योंकि बेहतरीन सी क्लास मिलती है और हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। क्या चलिए, तो सेशन से थैंक यू, आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द वैकेंसीज। जय हिंद, जय